हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स का पार्ट 2। ठीक है, फिज़िक्स पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ये किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? ये आईआरटी का जो एग्ज़ाम है आपका, आईआरटी इंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट जो कि 28 जून को है आपका, उसके लिए हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। ठीक है, तो वो सब डिस्कस कर रहे हैं, तो फटाफट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग द हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई। तो वो होता है आपका हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रजिस्टेंस है, टी टाइम है, या टी एक मिनट, ठीक, आई आर स्क्वायर टी। टी आपका क्या है? ये हीट था ना, हाँ, टी आपका टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर 128 क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वाट पावर इज इक्वल टू, 1 वाट कितने के पावर के बराबर होता है? तो 1 वाट के किसके लिए होता है? पावर होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? वी आई। वी इज इक्वल टू वोल्टेज, आई इक्वल करेंट। इसके वी जो है आपका वोल्टेज है, आई करंट है, पी पावर है आपका। तो ये वोल्ट है। ठीक है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर किस में? 1 वाट में। और पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, तो 1 वाट इक्वल टू 1 वी इंटू 1 ए। तो इसका 1 वाट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 वी इंटू 1 ए। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर? पी इक्वल टू वी आई। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 129। बोला है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, में विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो आपका होता है किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच। क्या? के डब्ल्यू एच, इसी को बोलते हैं किलोवाट आवर। तो ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, तो रेजिस्टेंस जो होता है वायर का वो क्या होता है? रेजिस्टेंस अगर हम बनाए, रजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया में रिलेशन तीनों का, तो क्या होता है? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। मीन्स कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी इसमें क्या है? आंसर सही है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। कैसे? आर जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, लेंथ ऑफ द वायर के, और रेजिस्टेंस जो है इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के है। तो इसमें वही चीज़ बोला है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर कम होगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वायर का वो इंक्रीज होगा। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया आपको। और रो जो है यहाँ पे, ये रजिस्टिविटी ऑफ एलिमेंट है, मतलब कि जिस एलिमेंट का वायर बना होगा उसका रजिस्टिविटी शो करता है ये रो। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया। तो जहाँ भी फार्मूले का यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ कर लें। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या फार्मूला यूज़ किया है हम लोगों ने। यहाँ पर आपको ये फार्मूला मिल गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हीट का फार्मूला हो गया। फिर हमने फार्मूला का बात किया पावर का, P इक्वल टू वी आई। फिर उसके बाद हमने बात किया किसका? P इक्वल टू वी आई। फिर उसके बाद हमने बात किया किलोवाट आवर एनर्जी का। ठीक, फिर उसके बाद R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये फार्मूले का यूज़ किया, एक फार्मूला, 2 फार्मूला एंड 3 फार्मूला एंड 4 फार्मूला। तो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसी के ऊपर देख रहे हो वैसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131। इसमें क्या है? बोल रहा है कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग और डिवाइस। इसमें आप ध्यान दो अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने किया तो उसमें हमारा क्या आ रहा है? मिरर एंड लेंस। ठीक है, ऑप्टिकल मिरर या ऑप्टिकल लेंस ये आ रहा है। फिर उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है आपका, करंट। ठीक
ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज़ में कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है। पैरेलल और सीरीज़ में कॉम्बिनेशन आ रहा है, यही सब आ रहा है ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड बाय द एलॉय rather than pure metals because alloys have high resistivity। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो एलॉयज़ होते हैं उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। मीन्स मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है। मीन मिक्स्ड जो मेटल होता है, मिक्स्ड मेटल उसका क्या होता है कि जो रजिस्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्या होता है, रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एलॉयज़ क्या होता है, एलॉयज़ को कहा जाता है कि कोई भी दो एलिमेंट को मिक्स करके बना देगा, मतलब वन एलिमेंट प्लस वन एलिमेंट, जब ये दो एलिमेंट मिलते हैं तो एलॉय बना देता है, ठीक है। तो एलॉयज़ हैव हाई रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में जैसे कि हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ब्रेड टोस्टर है, माइक्रोवेव ओवन है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके प्योर मेटल्स की रहती हैं, बिकॉज एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो उससे बना होता है। मीन्स कहने कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अधिक होती है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो गया। थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 बोला है कि करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मीन्स बोला कि करंट जो है आपका कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स कि ईस्ट है, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है वेस्ट की ओर। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो टू द पावर ऑफ द लाइन। तो जो है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो मीन्स कि ये कहाँ पे चला जाएगा, जो ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, जो हमारा हॉरिजॉन्टल पावर ईस्ट से वेस्ट जा रहा था, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना, ठीक है। तो मीन्स कि जब आपका इलेक्ट्रिक पावर जो है फ्लो ईस्ट से वेस्ट में होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। ओके, चलो हिंदी में भी देख लेते हैं। मैंने 36 विद्युत शक्ति के हिंदी में बोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम में नहीं, जल्दी जल्दी इसको करेंगे। 133 अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल हैविंग n टर्न्स इज n टाइम्स एज लार्ज एज द प्रोड्यूस्ड बाई अ सिंगल टर्न। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 134। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी बात अब हो रही है, तो मैग्नेटिज्म से भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ध्यान देना है मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये आपको मैंने क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, अपने जो घर पे आते हैं होम ट्यूशन लेते हैं उनको मैंने पढ़ा दिया है, और उन्हीं के लिए ये वीडियो लेक्चर है, क्योंकि उनको तैयारी करा दिया है, बस अब ये रिवाइज़ कर रहे हैं हम लोग फटाफट कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, ठीक है। तो ये वहाँ से देख लेना, इसलिए मैं डिटेल यहाँ पर अब नहीं बताऊँगा। The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called as, तो ये मैग्नेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें आपको बताया था मैंने कि जगह अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ सोलेनॉइड होगा, सोलेनॉइड मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो गया स्ट्रॉन्ग, तो मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन जो होगा व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, तो क्या बन जाएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड को थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं।
और यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको कूलर की आवाज़ आ रही होगी, गर्मी इतना है कि कूलर चला रखा है मैंने, ठीक है, तो उतना आप लोग एडजस्ट कर लेना। ओके, चलो 135 क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज, क्या होता है, सेम एज ऑल पॉइंट। तो ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा कि द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मैं आपको फिजिक्स का ये करा रहा हूँ सेट जितने भी, इसमें से आपको 25 क्वेश्चन है ना, ठीक है, 25 क्वेश्चन, इसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस देखने को डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है, एकदम इसी में से डायरेक्टली आपको 15 से 20 क्वेश्चन है, 15 प्लस क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ से देखने को, ठीक है। इंडिकेटिव मार्किंग है, तो जो नहीं आएगा उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, जब मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट लाइन सोलेनॉइड है तो उसके अंदर करंट किस तरह से पास होगा, सेम होगा ऑल पॉइंट पे, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसके पहले भी और सोलेनॉइड का देखा था, मैग्नेटिक फील्ड बन गया था, तो ये सारी चीज़ें ध्यान आपको रखनी है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चंस को ही अगर आप ध्यान रखोगे तो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस आसानी से कर लोगे। ओके, चलो यहाँ पे 136 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी बात हो गया। द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, फोर फिंगर इज क्या होता है, फोर फिंगर जो हमारा ये वाला उंगली होता है, मिडिल फिंगर के साथ वाला सामने का जो होता है, मतलब वो रिंग फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर के बगल वाला, मिडिल फिंगर के बगल में रिंग फिंगर भी आता है, लेकिन रिंग फिंगर की बात नहीं कर रही, उसके पहले वाला, सबसे पहला जो उंगली होगा उसको फोर फिंगर बोलते हैं, ठीक है। वो पॉइंटेड टूवर्ड द डायरेक्शन है, तो वो किसको शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। मीन्स कैसे, मान लो कि ये अंगूठा है, ये उंगली है, ठीक है, तो ये जो उंगलियां हैं ये तो ये वाला जो फोर फिंगर है, इसी तरह से उंगलियां होती है ना, ये फोर फिंगर है, ये किसको शो करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं 137 क्वेश्चन। द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, तो वो डिवाइस कौन सा है, मीन्स कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो किसी भी करंट डिवाइस में, सर्किट में प्रेजेंस कौन डिटेक्ट करता है डिवाइस की, उसके अंदर करंट है, वोल्टेज है क्या, तो वो करता है आपका गैल्वेनोमीटर। क्या करता है, गैल्वेनोमीटर। द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, तो यहाँ पे अगर अमीटर देते तो वो भी कर सकता था, वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर करंट को नहीं करेगा, रजिस्टर नहीं करेगा, डायोड नहीं करेगा, तो आंसर इज गैल्वेनोमीटर। तो द डिवाइस मतलब कि गैल्वेनोमीटर दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन अ सर्किट इज, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन द सर्किट। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 138। द बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, तो जो बेसिक फिनोमिना है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर का, वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर इतना 375 क्वेश्चन एज इट इज़ अगर आप दिमाग में बिठा दिया तो 100% मैं आपको बोल रहा हूँ 15 से 20 प्लस क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे 25 क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो द बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का बेसिक फिनोमिना वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ओके, हॉल इफेक्ट नहीं होता, फेरो इलेक्ट्रिक नहीं होता इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉयल इस तरह से होता है,
ठीक। तो बोल रहा है कि ये रोटेट कर रहा है, मीन्स कि कैसे भी ऐसे करके मान लो घूम रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड मैग्नेटिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन ईच। तो क्या हो जाएगा, वो हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज करेगा, ठीक है। कैसे अल्टरनेटिंग करंट बन जाएगा, हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज कर रहा है ना, हाफ हाफ इस तरह से, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो हाफ रिवॉल्यूशन में वो चेंज करेगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज। मीन्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोन टू क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, अगर इसके क्लोजर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। मीन्स कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है कंडक्टर, इस पर चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दिखाया में से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 141। The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. Important, ये भी important क्वेश्चन, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट लगाया जा रहा है उसको तो देखते चल जाइएगा, एकदम याद रहना चाहिए आपके दिमाग में, मतलब बैठ जाना चाहिए कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 142। The AC supply to the houses is 220 volt, 50 hertz. One of the wire in this supply is with a red insulation called as। तो रेड इंसुलेशन किसके पे किया जाता है, लाइव वायर पे किया जाता है। किसके पे, रेड इंसुलेशन, मीन्स कि जो रेड कवर से तार चढ़ा होता है, रेड कवर का उसके ऊपर कवरिंग होता है वायर पे, तो उसको हम लोग लाइव वायर से समझते हैं कि ये लाइव वायर है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक वायर भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कलरिंग से कुछ होता नहीं, लेकिन कलर कोड इसलिए दे दिया जाता है कि हमें समझ में आए, एक जनरल फॉर्म में दे दिया जाता है कि भाई ये रेड वायर है तो लाइव वायर है, इसको हमें नहीं छूना है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। वैसे कोई भी जो कंडक्टर होता है वो कंडक्टर ही होता है, उस पर करंट ही फ्लो करेगा, ठीक है, वो रेड हो, ब्लैक हो या येलो कलर की हो, जो भी हो, ठीक है, वो तो कोटिंग किया गया होता है। लेकिन रेड का इसलिए करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई कर सकें उसको आसानी से कि हाँ रेड कलर है तो लाइव वायर है, इसलिए इसको नहीं छुएंगे। तो एसी सप्लाई तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। द एसी सप्लाई टू द हाउसेज इज ऑफ 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। वन ऑफ द वायर इन दिस सप्लाई इज विद रेड इंसुलेशन कॉल्ड एज लाइव वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वो क्या है, वो है इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, जरूर मिलेगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो मिलेगा आपको, ठीक है। 375 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है, आराम से आप लोग ध्यान में उसको रख सकते हो। उसमें से आपको 15 से 20 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये कितना अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको स्किप न करें, देख लें, भले आप 2x की स्पीड में देख लो, ठीक है। यूट्यूब पे ऑप्शन अवेलेबल होता है 2x की स्पीड में आप देखो, लेकिन देख कर जरूर जाना इसे, ओके। क्वेश्चन नंबर 144। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, मीनिंग शॉर्ट सर्किट जब होता है, द करेंट इन द सर्किट इज इंक्रीज हैवीली। जब शॉर्ट सर्किट होता है करेंट सर्किट में, तो करेंट क्या होता है, इंक्रीज हैवीली, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है।
द डिवाइस इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो बोल रहा है कि वो डिवाइस कौन सा है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है जनरेटर। क्या करता है? जनरेटर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर क्या करता है कि प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और अमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है। ओके, गैल्वेनोमीटर दोनों को मेज़र करता है, वोल्टेज को भी, पावर को भी, करंट को भी, तीनों को। मोटर तो है ही आपका, और तो इसका आंसर क्या हो गया? जनरेटर। ओके, 146 द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट इज। क्या यूज़ करते हैं? मतलब कि सेफ्टी डिवाइस, उसके लिए हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सेफ्टी डिवाइस फ्यूज़ होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं? अपने सर्किट को शॉर्ट सर्किट होने से बचा लेते हैं। ये क्वेश्चन फिर को इम्पोर्टेंट, इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 147 द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन। तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का? तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कैसे टेकन करते हैं? उसको करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्युत धारा की दिशा ली जाती है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 375 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 375 क्वेश्चन, ये पूरे के पूरे वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी स्किप मत करना, याद रखे रहना। ठीक है, देखे रहना। 148 क्वेश्चन। A piece of wire resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination R is, तो क्या बन जाएगा? 5 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने उसको कट कर दिया। क्या कर दिया? A piece of wire resistance R is cut into 5 equal part, मीन्स कि 5 इक्वल पार्ट में हम लोगों ने उसको कट कर दिया। दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उसको पैरेलल में हम लोगों ने कनेक्टेड कर दिया। तो बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो जब भी ये केस आए, ठीक है, जब भी ये केस आए तो जितने पार्ट में हम लोग कट करते हैं पैरेलल में, उतने का स्क्वायर कर दो, 25 आंसर आ जाए। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि जब क्या होगा कि एक वायर है, उसको हम 5 इक्वल पार्ट में काट देंगे उसके रेजिस्टेंस को, और उसे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो वो 5 पार्ट में जो इक्वल किए उसका स्क्वायर बस कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो R/R' जो रेशियो है वो क्या है? 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है तो इस तरह सॉल्व कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। मीन्स बोल रहा है 149 कि इनमें से कौन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है? तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। इनमें कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो वो है आपका परमाणु ऊर्जा। लकड़ी तो आपका पारंपरिक ऊर्जा है, गोबर गैस भी पारंपरिक ऊर्जा है, कोयला भी आपका पारंपरिक ऊर्जा है, लेकिन नॉट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आपका जो है वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। 150 क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच एमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स इनमें से कौन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है? तो ये है एनर्जी सोर्स सोलर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर प्लांट और विंड पावर, ये सारे क्या है हमारे पास? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लिख लो कन्वेंशनल, यहाँ पे लिख लेते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, सोर्स आर क्या क्या है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है, हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट,
एंड विंड एनर्जी। ठीक है, ये सारे हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। इसमें बोला है नॉन कन्वेंशनल, तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हमारा सोलर एनर्जी है, जिसको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में कि जो कभी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, रेटिना ऑफ द आई इज़ अ लाइट सेंसिटिव। जो रेटिना आई का होता है वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है। मीन्स कहने का मतलब कि आँख का अक्षिपट मतलब नेत्र पटल प्रकाश का संवेदन पटल होता है। बाप रे, हिंदी तो खतरनाक है। ठीक है, रेटिना ऑफ द आई इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है रेटिना पे। ठीक है, ये आपको मैंने आई वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102। द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज कॉल्ड, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। ये पढ़ाया था जब आई चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिकल मिरर में भी पढ़ाया था आई वाले सेगमेंट में। ठीक है, कि द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये पढ़ा दिया है निशा, आपको भी पढ़ा दिया है मैंने, क्रिस आपको भी पढ़ा दिया है। ठीक है, और चंद्रेश आप तो आ ही नहीं रहे थे तो आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, लेकिन आप पढ़े नहीं हो तो ये पेपर को ज़रूर देख लेना ये सारा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो इसमें सारे क्वेश्चन हैं, किसी को आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, 103 क्वेश्चन। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलरी मसल। ठीक है, आई का जो स्ट्रक्चर जब मैंने बताया था आपको आई स्ट्रक्चर डायग्राम में, तो उसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था सिलरी मसल के बारे में कि द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलरी मसल। ये सिलरी मसल से होता है। क्या होता है कि आप धूप में बैठे हैं, जैसे ही अंधेरे में जाओगे तो जैसे ही मतलब कि ज़्यादा धूप में बैठे हो, जैसे ही अंदर की ओर घर में जाओगे तो अंधेरा सा फील होगा आपको। ठीक है, तो ये सब सिलरी मसल की वजह से होता है, क्योंकि जो सिलरी मसल होता है एक्सट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। 104 क्वेश्चन पे चलते हैं। द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ एजिंग। मीन्स कि एक समय जैसे से उम्र हमारी बढ़ती जाती है उसमें आई का जो एकोमोडेशन ऑफ द यूजुअली डिक्रीज हो जाता है। कंडीशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मीन्स कि उम्र बढ़ने के साथ आँख में सुविधा की शक्ति कम हो जाती है, मतलब कि एकोमोडेशन पावर कम हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसबायोपिया। क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मीन्स क्या होता है, प्रेसबायोपिया में कि जरा दूरदृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया को बोलते हैं जरा दूरदृष्टि दोष। ओके, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो उसमें हमने आपको प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, मायोपिया, ये सारी चीज़ें बताया था मैंने आई वाले सेक्शन में। ठीक है, और कौन कौन सा लेंस लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए वो भी मैंने बताया था उस चैप्टर में। ठीक है, ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 105। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। 105 नंबर क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग कलर विच बेंड द मोस्ट व्हेन वाइट लाइट अंडर गोज डिस्पर्सन इज। तो इसके लिए मैंने विब्जियोर आपको बताया था, विब्जियोर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये आपका इंडिगो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया 2 बार में, इसके पहले भी आया था। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो ये वाला तो मैंने देखा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मीन्स क्या होता है कि जब R इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल में होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, यहाँ पे R1 R2 आपका वो एलसीएम हो गया,
और R1 प्लस R2 यहाँ पर आ गया, और 1/R इक्विवेलेंट हो गया। अगर R इक्विवेलेंट सिर्फ निकालेंगे तो R1/R2 रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बाई में R1 प्लस R2 हो जाएगा। यहाँ से ये आपका रिलेशन आ जाएगा। सीरीज़ में होता है तो क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, द हीट जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज, तो इसके लिए H इक्वल टू I²RT, अभी आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, 1 वाट पावर किसके बराबर होता है, P इक्वल टू VI। पावर को वाट में मापते हैं, ठीक है, V को वोल्टेज में नापते हैं, वोल्ट में, और I को एम्पियर में, करंट को। ठीक है, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर को हम लोग 1 वाट बोलते हैं, तो 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, किलोवाट आवर, KWH, किलोवाट आवर। ठीक है, तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और देखो यहाँ पे रिपीटेड ये क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस पे देख रहे हो बार बार क्वेश्चन R इक्वल टू रो L/A, मीन्स कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है बार बार। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 111 है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। तो ये भी क्वेश्चन देख लिया हमने। और यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास लाइव वायर, 12 वाला क्वेश्चन ये भी देख लिया था हमने, लाइव वायर। ठीक, अब यहाँ पे है आपका कि द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, तो फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि इंड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल। आंसर नंबर सी सही हो गया। इसमें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आपका एज इट इज़ देखने को मिलेगा इसी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीज हैविली, बढ़ जाता है बहुत तेज़ी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिवाइस इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जनरेटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, मीन्स क्या होता है कि एक नॉर्मल रे होता है एक प्लेन पे, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे होता है। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे का एंगल बनता है साइन आई इक्वल टू साइन आर के बराबर होता है, साइन आई बाई साइन आर। और ये किसके बराबर होता है, ये स्नेल लॉ के बराबर होता है। तो आंसर बी हो जाएगा, स्नेल लॉ। ठीक है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ इस तरह का लॉ पूछता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 पे चलते हैं। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, में से इनमें से किसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, आइस का नो, कार्बन का नो, डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और अदर ऑप्शन देख लेते हैं, इसका भी उतना नहीं होता है जितना डायमंड का होता है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइस डायमंड रूबी से ज़्यादा होता है। रूबी ये क्या है, एक स्टोन है, क्या है, स्टोन, पत्थर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। लेंस में पढ़ाया था आपको कि द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, स्फेरिकल लेंस जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो आउटलाइन होता है ऑफ अ स्फेरिकल लेंस को, उसको बोलते हैं एपर्चर। क्या बोलते हैं, एपर्चर। ऑप्शन है
119 क्वेश्चन देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर पूछ देगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी याद कर लेना आप लोग। अब बोल रहा है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या बताया था मैंने? डायोप्टर बताया था, इसको भी ध्यान रखना है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 121, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द forefinger is pointed toward the direction is magnetic field, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ये एज इट इज़ इस तरह से ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में आपके। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द forefinger is pointed toward the direction of is a magnetic field। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस दैट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ करेंट इन अ सर्कुलर इज, सॉरी सर्किट इज, इट्स अ गैल्वेनोमीटर। द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करेंट इन अ सर्किट इज, आंसर इज बी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 123, द बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो कितने बार रिपीट हो रहा है ना ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में, आईआरटी के इंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। तो बेसिक फिनोमिना ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 124, a rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field, the direction of the induced current changes 1 each। तो ये हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज करता है, बताया था अभी, साइनोसोडल वेव, ओके, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, बताया था अभी, ठीक है। मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके आसपास में है, तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी इक्वल टू वी ए माइनस वी वी इक्वल टू आई आर, ओके। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके इक्वल टू होता है? तो इसके लिए हम लोग V इक्वल टू आई आर करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, तो V वोल्ट बाई आई एम्पियर, इट्स अ वोल्ट, इट्स अ एम्पियर। 1 वोल्ट डिवाइड बाई में 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम, तो आंसर इज 1 वोल्ट डिवाइड बाई में 1 एम्पियर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। 128 क्वेश्चन देखते हैं। 128 क्वेश्चन के, इफ द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज। तो जो मेटेलिक वायर का जब लेंथ डबल करते हैं, तभी मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू रो एल बाई ए, मीन्स कि R जो रेजिस्टेंस है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो आंसर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डबल हो गया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। तो SI यूनिट जो रेजिस्टिविटी का होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होता है? R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। R का ओम हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई में मीटर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू रो हो गया। एक मिनट इसको सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व ही कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो देखो रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं, हमें मालूम है कि R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है।
अगर रजिस्टिविटी निकालें तो आर ए को इधर ले जाएंगे तो ए मल्टीप्लाई डिवाइड बाई में एल लेंथ इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का ही यूनिट निकालना है। तो आर का जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। मीटर मीटर कैंसिल आउट, 1 मीटर बच गया यहाँ पे और ये रो रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का यूनिट क्या आ जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर इज ऑप्शन ए। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। When the resistors are connected in series, then current through each resistor same as the total current in the circuit। तो सेम है, सिमिलर है, भी पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ आपके फर्स्ट वाले जो PHY फिजिक्स वाला लेक्चर आएगा ERT में रिवीजन, उसमें ये है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीरीज़ में कनेक्टेड रजिस्टर होता है उसमें करंट का डिवीज़न नहीं होता है, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम एज द टोटल करंट इन द सर्किट होता है। लेकिन यही पैरेलल में होता है तो क्या होता है, ये करंट का डिवीज़न हो जाता है। क्या होता है, करंट का डिवीज़न। तो ये रेजिस्टेंस है और ये वोल्टेज है, यहाँ से सप्लाई दे दिए है, तो करंट यहाँ पे क्या, करंट का देखिए ये डिवीज़न हो गया, ये I1 हो गया, I2 हो गया एंड I3। ठीक है, और लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में, सीरीज़ में रेजिस्टेंस होता है तो उसमें करंट का डिवीज़न नहीं होता है। इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज। तो जो इमेज फॉर्म है प्लेन मिरर का वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है हमेशा। जो इमेज फॉर्म्ड करता है प्लेन मिरर वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ये मैंने आपको मिरर और लेंस वाले चैप्टर में पढ़ा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132। द इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स कि जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, P = 1/F याद रखना। ठीक है, और अगर F का इक्विवेलेंट निकालते हैं पैरेलल तो 1/F1 1/F2 + 1/F3 सो ऑन, इसी तरह होता है। ठीक है, और पावर इसका जो होता है लेंस का पावर को डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में मेज़र करते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को मीटर में मेज़र करते हैं। इसके लिए हम लोग ये 1/V + 1/U = 1/F लेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव के अकॉर्डिंग, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा, वो आप लोग देख लेना। ओके, ये सारी चीज़ मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, क्लासरूम में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहे हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर विल पास थ्रू अ प्रिंसिपल focus। Question number 134। The size of the image found by an convex mirror when an object is placed as infinity is point size, means कि diminished size बनेगा, diminished sized image बनेगा। ठीक है, means कि point size बहुत छोटा बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं। The type of mirror used by the dentist to see larger image फॉर द टीथ ऑफ द पेशेंट, तो वो वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। तो ये एप्लीकेशन हो गया कॉन्केव लेंस का। तो कहाँ पे जो मिरर का यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर का, ये डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कि जो लार्जर इमेज टीथ का उनको दिख सके। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन भी बताया था आपको कि कॉन्केव मिरर का क्या एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्स का क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल गलत आपके नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। The twinkling of star is due to atmospheric refraction. Very important question. The twinkling of star is due to atmospheric refraction. And question number 137 is the scattering of light by the colloidal particle is Tyndall effect. उसको Tyndall effect बोलते हैं। The scattering of light by the colloidal particle is Tyndall effect बोलते हैं। Very important. 138। The blue color of the sky and the reading of the sun at sunrise and sunset is caused due to scattering of light।
1 एम्पियर करेंट इज़ 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, मीन्स कि Q इक्वल टू आई टी होता है, आई इंटू टी। और बोला है कि 1 एम्पियर करंट मीन्स क्या हो जाएगा, Q अपॉन टी इक्वल टू आई। Q इज़ चार्ज मीन्स कि कूलम, 1 कूलम बाई सेकेंड, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो ये ऑप्शन ए में करेक्ट हो रहा है, तो आंसर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क डन बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स कि डेल्टा वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, यहाँ पे ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ आपको। डेल्टा वी मीन्स कि वी ए माइनस वी बी, कोई पॉइंट होगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, वो होगा आपका डब्ल्यू बाई क्यू के, वर्क डन बाई चार्ज। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट इज, वो होता है फ्यूज़। ठीक है, बार बार डिस्कस कर लिया मैंने कि द सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, मीन शॉर्ट सर्किट से डिवाइस को प्रोटेक्ट कौन करता है शॉर्ट सर्किट होने से बचाने में, तो वो फ्यूज़ आपका होता है। द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इज टेकन, तो जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक पीस ऑफ वायर इज रेजिस्टेंस ऑफ आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, दिस पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, तो न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स अभी पढ़ लिया था, एक बार और रिपीट हो गया। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इज अ सोलर एनर्जी। बोला है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ए ब्रेड, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड बाई द एलॉय रेदर देन प्योर मेटल, बिकॉज एलॉयज हैव हाई रेजिस्टिविटी, क्योंकि दो मिलकर मेटल बनकर एलॉय बनाते हैं, तो इस वजह से उनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर टू फ्लो ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। जब पावर लाइन फ्लो होता है ईस्ट टू वेस्ट में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होगा वो आपका हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ में। The magnetic field due to current carrying circular coil having n turns is n times as larger as that produced by a single turn. The strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. The magnet so formed is called electromagnet। ठीक है, क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is the same at all point. Is same at all point. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current. The magnetic field inside a long straight solenoid carrying current is the same at all point। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा था। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज टिंडल इफेक्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द reddening of the sun on the sunrise sunset is caused due to scattering of light, 1 ampere is 1 coulomb by 1 second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
potential difference between 2 points is equal to work done upon charge. W is work done, Q is charge, तो work done upon charge, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। Conductor of electric heating device such as bread toaster and electric irons made by alloy rather than pure metal because alloy have high resistivity. A current through a horizontal power flow to east to west direction. The direction of the magnetic field at a point directly below to the power line is north to south. सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे लग रहा है सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। The magnetic field of a solenoid carrying a current is similar to that of a bar magnet. The AC supply of the house is a 120 volt 50 hertz supply. One of the wire in this supply with red insulation called as live wire. आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, तो इसको स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा देखें और अच्छे से देख कर जाएं और अच्छा स्कोर करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।